ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों की एक कार चलती देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था। इस कार को देख के ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ये वो दिन था जब उस 8 साल बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सोइचिरो होंडा। और किसे मालूम था कि आने वाले वक्त में हमें इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी पे देखने को मिलेगा। बिलवानीस व्लॉग्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। नाजरीन, 1906 में माउंट फ्यूजी के करीब एक छोटे गांव में सोइचिरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का भी काम किया करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को सोइचिरो से काफ़ी उम्मीदें थीं। लेकिन उसे पढ़ाई से तो लगाव नहीं था, अलबत्ता साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शुकाई नामी टोक्यो के सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। होंडा ने जॉब के लिए कंपनी को लेटर लिखा और खुशकिस्मती से वहाँ से जॉब ऑफर भी आ गई। यही वो टाइम था जब होंडा स्कूल और अपना घर छोड़ के कमाने के इरादे से टोक्यो चला गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो आर्ट शुकाई पहुंचा। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई का काम लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसको बेबी सिटर भी बना दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़ के आया था, दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो अपने माँ बाप को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक होंडा वहीं पर ऑड जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ महीनों के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत शौक था, इसलिए वो बआसानी हर चीज़ को समझ जाता था। कुछ ही महीनों में वो गाड़ी और उनके काफ़ी पार्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार्स भी बनाई, जिसमें आर्ट डेमलर और दूसरी कर्टिस थी। ये दोनों गाड़ियाँ यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इन गाड़ियों ने जापानीज मोटर चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, मगर इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। ये वो इवेंट था जिसके बाद होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना मजहब बना लिया था। अगले बहुत सालों तक वो आर्ट शुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने तजुर्बे को बढ़ाता भी रहा। 1928 में जब होंडा 22 साल का था तो उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का इरादा किया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में खोलनी थी, जिसे चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहाँ भेज दिया। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस नई ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया था और 2 सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया था। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेस ड्राइवर बन चुका था। उसने अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाई। ये गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से चलती थी, जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की कीमत मजीद बढ़ चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर न था। 1936 में दौरान रेस होंडा का एक बदतरीन हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका उल्टा हाथ फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर अपनी जगह से हट गया और चेहरे पे बहुत जख्म आ चुके थे। होंडा को अपनी ज़िंदगी यहीं पे इख्तिताम पजीर होती दिखाई दे रही थी। अब ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेस में हिस्सा ले सकता था। काफ़ी महीनों आराम के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो आर्ट शुकाई के मालिक से दरख्वास्त की कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लें। आर्ट शुकाई के इन्वेस्टर्स ने होंडा का फ़ौरन से बिना समझे ही प्लान रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे, इसलिए वो नहीं चाह रहे थे कि नया रिस्क लें। इसके बाद होंडा ने फैसला किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वो खुद लगाएगा। 1936 में जब होंडा 30 साल का था, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री के नाम से कंपनी खोली और अपने दोस्त सोइचिरो केटो को प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, मगर इसे चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। होंडा बेचारा दिन में आर्ट शुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपने कंपनी के लिए खुद इंजन के पिस्टन बनाने की कोशिश करता रहता था। अगले चंद महीनों तक इस रूटीन पे चलता रहा, लेकिन उसे कोई कामयाबी ना मिली। उल्टा उसकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक के बाद एक मुश्किलात और आजमाइशें उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में 3 साल मुस्तकिल मेहनत के बाद आखिरकार एक पिस्टन बनाने में होंडा कामयाब हो गया। अब उसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, मगर उसे यह मालूम ना था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अब भी बहुत सी खामियां मौजूद हैं।
उसने टोयोटा को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पे बिजली की तरह गिरी क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता ना था। उसने कंपनीज की पिस्टन की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला और अगले बहुत साल तक वो मार्केट को समझने लगा। और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार सब कंपनीज के क्वालिटी डिपार्टमेंट्स इन पिस्टन्स को अप्रूव कर चुके थे। होंडा को बेतहाशा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 लोग मजीद नौकरी पर रखे, लेकिन किसे पता था कि होंडा की यह खुशी सिर्फ चंद माह की मेहमान थी। 1941 में जापान में वर्ल्ड वॉर हो गई और मिनिस्ट्री ने काफ़ी जापानीज़ कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोइचिरो होंडा की थी और होंडा को डाउनग्रेड करके उसकी ही कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और कंपनी के हालात जब ज़्यादा ख़राब हुए जब कंपनी वर्कर्स को मिलिट्री में भर्ती कर दिया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर बुरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर जा लगा। पूरे जापान के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान को घुटनों पर बिठा दिया। इस हादसे के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दी। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी और साथ ही साथ होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। होंडा के पास जो अपने बचे कुछ एसेट्स थे उसने वो टोयोटा को 4.5 लाख येन में बेच दी और एक बार फिर बेरोजगारी होंडा का रास्ता रोके बैठी थी। ये हालात पूरे जापान के थे और जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी बैठे जा रही थी, अशिया बराए खुर्दनोश की शदीद किल्लत होती जा रही थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो गया था। इस दौरान जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन होंडा के हाथ लगा जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर होंडा के जहन में एक आइडिया आया। होंडा ने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगा के अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। उस दौर में लोग पहले से महंगाई से बहुत परेशान थे, तो जब उन्होंने ये इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। कुछ यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए थे, मगर लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का इंजन डिज़ाइन किया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का नाम लिखा हुआ था। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मैस लेवल पे ये साइकिल्स बना सके, लिहाजा होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने होंडा को पॉजिटिव रिस्पांस दिया और पैसे भी एडवांस में दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट नीड्स के बिल्कुल मुताबिक थी। ये मोटरसाइकिल सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए अब उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसिंग इवेंट्स में जाता और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रेस से बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का बाइस थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्च हुई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कॉम्पिटिशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुकी थी। अपनी ज़िंदगी के 62 साल गुजरने के बाद सोइचिरो होंडा को कामयाबी तो मिल गई, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से देखे बैठा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। काफ़ी लोगों ने होंडा को ऐसा करने से मना किया, बट उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज पहले ही अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में होंडा को अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपना पहला पिकअप ट्रक T360 लॉन्च किया, जो लॉन्च के साथ ही फेल हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। बहुत सालों की मेहनत और बहुत से डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जो आज काफ़ी लोगों का ड्रीम है और आज तक इसके नए मॉडल्स हमें पूरी दुनिया के रोड्स पर नज़र आते हैं। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और सिर्फ अगले 10 साल में ये दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट्स, प्लेन्स और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सोइचिरो होंडा ने पहली सिविक के लॉन्च के अगले साल ही कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी।
और 5 अगस्त 1991 को उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। उम्मीद है बिलवानीज़ व्लॉग्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।